हेलो हेलो एवरीवन। चलिए, तो बॉन्डिंग जहाँ पे हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से हम लोग स्टार्ट करते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारा बचा हुआ था। इसके पहले हम लोगों ने बहुत कुछ किया है, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम छोड़ा था लेविस डॉट स्ट्रक्चर पे। तो लेविस डॉट स्ट्रक्चर हम लोग बड़े अच्छे से किया था। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जहाँ पे छूटा हुआ था वहीं से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ओके, सो एक चीज़ और मैं सब लोग को बता दूँ। अब कोशिश मेरा यही रहेगा कि आज के अल्टरनेट में, मतलब ये ट्यूसडे का जो दिन होगा, इस अल्टरनेट में आपका ये बॉन्डिंग चलता रहेगा, और मंडे अल्टरनेट में उधर जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, जो चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो चलता रहेगा। और काइंडली सबसे रिक्वेस्ट है कि ये जो बॉन्डिंग चैप्टर है सब लोग देखेंगे, क्योंकि ये अगर नहीं पढ़िएगा तो उधर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वहाँ भी पढ़ना है जो नहीं समझ में आएगा। ओके, तो सो लेट्स स्टार्ट दी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। देखिए, हमने यहाँ पे बहुत कुछ लिख रखा है। ओके, तो हमने क्या कहा आपको कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे, आखिर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। देखिए, सबसे पहले आपका क्या था, ऑक्टेट थ्योरी, वो फेल किया। ऑक्टेट थ्योरी फेल किया तो उसी को फिर फर्दर बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए कुछ मॉडर्न थ्योरीज आए। तो पहले मैं इतना समझा दूँ, उसके बाद इसको मैं डिलीट करूँगा। तो कहता है मॉडर्न थ्योरी जो आया उसी में आया, पहला आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसमें भी ड्रॉबैक आए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को VBT के नाम से जानते हैं। उसके बाद आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, दैट इज़ MOT। क्लियर है, ये सब चीज़ क्लियर रहना चाहिए। तो सबसे पहला जो थ्योरी आया मेरा, वो था मेरा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। उसके बाद आया मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अभी भी जो मोस्ट एडवांस थ्योरी है वो है मेरा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली डिस्कार्ड हो गया, वो आज भी एप्लीकेबल है। कहीं कहीं जहाँ पे एक्सेप्शनल होता है वहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। चलिए, अब आइए यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो सबसे पहले दिया था हिटलर एंड लंडन, ये दो साइंटिस्ट का नाम है। और फर्दर जो इसका एक्सटेंडेड स्टडी किया गया, दैट इज पॉलिंग एंड स्लेटर के थ्रू। तो मैं इतना हिस्सा मैं इसका मिटा दूंगा। चलो फिर से देखो, मॉडर्न थ्योरी कितने तरह का, दो। पहले आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर बाद में आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, अभी भी ऐसा नहीं कि हर मॉलिक्यूल को ये एक्सप्लेन कर देता है। अभी भी कुछ मॉलिक्यूल है जो अनएक्सप्लेनेबल है, बट स्टिल बोथ दिस थ्योरी, मतलब कहते हैं 99% पे अप्लाई हो जाता है और वो उसको सही से एक्सप्लेन कर देता है। तो हमने पहले कहा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो हमें पढ़ना है, किसने दिया था, हिटलर एंड लंदन ने। और ये फर्दर जो इसका एक्सटेंशन हुआ था वो किसने किया था, पॉलिंग एंड स्लेटर ने। तो चलिए, मैं इतना हिस्सा मैं मिटा दे रहा हूँ। अब ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान दीजिएगा। देखो, एक बात बताता हूँ, जब भी पढ़ो ना, तो पढ़ने का मतलब ये नहीं होता है कि बस मोबाइल लेकर के कहीं बैठ गए। पढ़ने का मतलब होता है बेटा कॉपी पेन के साथ मोबाइल को एक स्टैंड में लगाओ और टेबल चेयर पे थोड़ा प्रॉपर वे में पढ़ो। क्योंकि देखो, ऐसी सीरियसनेस लोग के पास आता नहीं है, सीरियसनेस लोग ले नहीं पाते हैं पढ़ाई में। तो थोड़ा सा अगर नहीं खुद से अगर आप सीरियस बनोगे तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। ओके, कम। तो इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स पे आते हैं। तो इसका जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए क्या क्या थे। कहता है कि कोवैलेंट बॉन्ड, देखो अब हमने क्या किया है, ये जो आपका लाइव चल रहा है इसमें हमने अब क्या किया है कि मैं आपका कमेंट बॉक्स चेक करना बंद कर दिया है। ठीक है, मैं हर चीज़ को 2 बार पढ़ दूंगा। मैं बाद में देख लेता हूँ कमेंट बॉक्स, सामने में एक आप बैठे हुए हैं, वो आपको चैट में और आप उसके साथ चैट करेंगे। ठीक है, तो आप कम से कम पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। जहाँ मुझे लगेगा कि एक नहीं 2 बार समझाना है, 2 बार समझा दूंगा। ठीक है, तो बने रहिए। और बाद में लगेगा कि सर मेरे को एक बार और देखना था, तो जब क्लास ख़त्म हो जाएगा, वीडियो अपलोडेड रहेगा, आप उसको देख लीजिएगा। ओके, चलो, हमने क्या कहा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्या कहा कि कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस सेल एटॉमिक ऑर्बिटल। इसको समझो, जैसे मान लो सोडियम ही है, चाहे मान लो क्लोरीन ही है। तो एक बात बताओ, क्लोरीन चूँकि कोवैलेंट बॉन्ड क्लोरीन बनाएगा, तो आपको पता है इसकी एटॉमिक नंबर कितनी होती है, 17। तो यहाँ पे क्या होगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। और से देखो वैलेंस सेल का मतलब समझो, ये पहला सेल है 2, ये दूसरा सेल है 8, और वैलेंस सेल में यहाँ 7 इलेक्ट्रॉन है। वैलेंस सेल किसको कहते हैं, शायद याद होना चाहिए, सबसे बाहर वाला जो सेल होता है, दिस इज कॉल्ड वैलेंस सेल। तो वैलेंस सेल में ये M सेल था, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इलेक्ट्रॉन्स रहता कहाँ है, तो आपको पता होना चाहिए कि S में
ये मेरा 3s होगा तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन होगा। 3p में 3 ऑर्बिटल होता है जिसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, यानी एक यहाँ पे क्या है मेरा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यही जो मेरा 3p वाला जो 3p क्या है मेरा 3p एक सबसेल है, क्या है सेल के अंदर सबसेल है। इसमें ये है px, ये है py और ये है pz मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल। ये क्या है मेरा एटॉमिक ऑर्बिटल। उस एटॉमिक ऑर्बिटल के अंदर क्या रहता है इलेक्ट्रॉन्स। तो छोटा छोटा चीज़ को समझिए। यहाँ पे कोवैलेंट बॉन्ड कैसा बना, सबसे बाहरी कक्षा का, सबसे बाहरी सेल का जो मेरा इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो बाहरी सेल में इलेक्ट्रॉन कहाँ होगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, इसकी ओवरलैपिंग होती है तो क्या बनता है मेरा कोवैलेंट बॉन्ड। शायद समझ में आया होगा। क्यों, क्लोरीन आपको पता है एक बॉन्ड बनाता है, कैसे बनाता है, यहाँ पे देखो ये वाला जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यही किसी के साथ जब शेयर करता होगा तो वहाँ पे क्या बनता होगा बॉन्ड। कितना बॉन्ड बनाता होगा, एक। नॉर्मल कंडीशन, वो फर्दर बाद की बात। चलिए, कहता है ओनली प्रॉपरली ओरिएंटेड एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व इन बॉन्डिंग। केवल प्रॉपर ओरिएंटेड का मतलब समझो, इसीलिए मैंने ऊपर का जगह खाली किया था। याद देखो प्रॉपर ओरिएंटेशन, जैसे मान लो ऐसा नहीं कि जैसे मान लो ये वाला अगर मान लो मेरा px है और ये वाला मान लो py है, तो ये py इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की क्लाउड यहाँ है यहाँ, तो कभी भी इसमें ओवरलैपिंग कभी भी ढंग का होगा ही नहीं। तो कहोगे किस में होगा, तो px किसके साथ करेगा, px वाले के साथ। यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये तभी ओवरलैपिंग करेगा। यहाँ देखो क्या कहा था, प्रॉपरली ओरिएंटेड, मतलब किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में, यानी ये px है ये px है, तो एक दूसरे के करीब आएगा कब, जब एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में वो प्रेजेंट है। अगर प्रेजेंट एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं रहेगा तो प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं होगा, तो अच्छी ओवरलैपिंग नहीं होगी, वहाँ पे ओवरलैपिंग नहीं होगी। यानी px का px का साथ होगा, px का py के साथ नहीं होगा। क्लियर है। अब सुनो, इसी को और हम इलोबरेट करते हैं। ऑर्बिटल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर, एक दूसरे के क्या हो रहा है नज़दीक आ रहा है। इन दैट डायरेक्शन, इन दैट डायरेक्शन, दो बार आ गया, इन विच मैक्सिमम ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। अब एक बात बताओ, ये जब एक दूसरे के नज़दीक आएगा तो यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन्स का क्लाउड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्लाउड है, तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा। तो जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा तो बताओ ये किस नेचर का हुआ, डायरेक्शनल या नॉन डायरेक्शनल। ये हुआ मेरा डायरेक्शनल। जबकि हमने आपको आयनिक बॉन्ड पढ़ाया था, वो पढ़ाया था नॉन डायरेक्शनल, वो भी थोड़ा सा भी बता दूंगा। फिर से यहाँ देखो, ऑर्बिटल्स कम्स क्लोजर टू ईच अदर इन दैट डायरेक्शन, जिसमें क्या हो मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो, इन विच मैक्सिमम ओवरलैपिंग टेक्स प्लेस। यही कारण है कि कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है डायरेक्शनल। पता नहीं कितनी बार का ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है कि कोवैलेंट बॉन्ड का नेचर कैसा होता है डायरेक्शनल, जबकि आयनिक बॉन्ड का नेचर कैसा होता है नॉन डायरेक्शनल। क्यों होता है नॉन डायरेक्शनल, यहाँ देखो ये समझ में आया। डायरेक्शनल क्यों, क्योंकि प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएगा तो मैक्सिमम ओवरलैपिंग होगा। यहाँ देखो जैसे Na+ है और Cl-, तो आयनिक बॉन्ड तो बनेगा, लेकिन गौर से देखो लोग सोचता है कि सर ये प्लस है ये माइनस एकदम प्रॉपर वे में खींचेगा, ये डायरेक्शनल हुआ। नहीं, एक बात बता, कहीं पे भी अगर हम पॉजिटिव चार्ज रख देंगे तो इसका जो फील्ड बनेगा, इस चार्ज के कारण जो फील्ड बनेगा ये कैसा होगा स्फेरिकल, मतलब ये सारे डायरेक्शन से अट्रैक्ट कर रहा होगा किसको, पॉजिटिव को। वही स्थिति इसका भी होगा, ये भी सारे डायरेक्शन से किसको अट्रैक्ट कर रहा होगा, निगेटिव को। तो ये क्या हुआ कि चूंकि ऑल डायरेक्शन में ये फैला हुआ है, इसका जो फील्ड है वो कैसा है स्फेरिकल, सिमेट्रिकल है। मतलब यहाँ पे अगर मान लो इस पॉइंट पे कोई अगर चार्ज रख दें तो इस स्फेयर में हम कितने भी दूरी पे एकदम सेम डिस्टेंस पे जाएंगे तो उस चार्ज का जो इफेक्ट होगा क्या होगा, सेम होगा। तो सारे डायरेक्शन में सेम है। यही कारण कि आयनिक बॉन्ड मेरा कैसा था, नॉन डायरेक्शनल। कैसा था बेटा, नॉन डायरेक्शनल। जबकि मेरा कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल। समझ में आ गया ये चीज़ कि आयनिक बॉन्ड कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल, जबकि कोवैलेंट बॉन्ड कैसा होता है, डायरेक्शनल। क्लियर है। नेक्स्ट अब कहता है ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा, स्ट्रॉन्गर विल बी बॉन्ड फॉर्म्ड। यहाँ देखो जैसे मान लो इधर से एक px आया, इधर से भी एक px आया, जितना ज़्यादा इसका ओवरलैपिंग हो गया, मान लो यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन का ओवरलैपिंग हुआ, तो जितना ज़्यादा ओवरलैपिंग होगा उतना ही मेरा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा।
क्या होगा, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। देखो कहता है यहाँ पे एक रूल देखो, बॉन्ड स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड लेंथ। समझो, अगर नज़दीक आ गया तो इस न्यूक्लियस से इस न्यूक्लियस की दूरी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, घटेगी, यानी बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम। बॉन्ड का लेंथ क्या हो गया, कम, और जितना ही कम हुआ उतना ही मेरा क्या बना, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। एक दूसरे के नज़दीक आया, बॉन्ड लेंथ घटा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना, और जब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये समझ में आया सबको, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसकी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा होगी। ये क्लियर है सबको। अब देखो, हमने आपको कहा था कि कभी भी अगर बॉन्ड बनेगा, कहीं भी अगर बॉन्ड बनता है, अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड नहीं है तो वहाँ पहले अनपेयर्ड होगा, तब जाके बॉन्ड बनेगा कभी भी, क्योंकि बॉन्ड बनने के लिए कैसा चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। कहोगे कि सर ये कहाँ से आएगा ये एनर्जी, यहाँ देखो, जब मान लो ये मान लो एक एटम है, ये दूसरा एटम, ये एटम दूसरे एटम के जब क्लोज आएगा तो एटम के पता है कि सेंटर में न्यूक्लियस होता है, और चारों तरफ जो स्फीयर है, मतलब चारों तरफ जो सेल होगा, उस सेल में सब सेल होगा, सब सेल में ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा, इसके क्लाउड के जब नज़दीक आएगा तो रिपल्सन होगा। जो एनर्जी जनरेट होगा, रिपल्सिव एनर्जी, इस दो एटम के नज़दीक आने से जो जनरेट होगा, उसी से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड होता है। तो शायद सारा पॉइंट समझ में आ गया होगा। यही था मेरा क्या, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या था, फिर सुनो, कि सबसे पहले कहा कोवैलेंट बॉन्ड कैसे बना, बाय द ओवरलैपिंग ऑफ वैलेंस शेल ऑर्बिटल, मतलब सबसे बाहर वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा जिस ऑर्बिटल में, उसके ओवरलैपिंग से बनेगा। दूसरा कहता है केवल प्रॉपर्ली ओरिएंटेड, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन वाला ही भाग लेता है, सब एक दूसरे से भाग नहीं लेता है बॉन्डिंग में। उसके बाद कहा कि ये जो एक दूसरे के नज़दीक आता है उस डायरेक्शन में जिसमें मैक्सिमम ओवरलैपिंग हो, तो जब मैक्सिमम ओवरलैपिंग करेगा तो एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में आएगा, यही कारण ये कैसा है, डायरेक्शनल नेचर। एक दूसरे के अब कहता है जितना नज़दीक आएगा तो बॉन्ड लेंथ कम होगा, तो बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, ज़्यादा, वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। और बॉन्डिंग तभी होगा जब इलेक्ट्रॉन कैसा रहना चाहिए, अनपेयर्ड। शायद क्लियर हो गया होगा। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं कि ओवरलैपिंग होता कितने तरह का है, उसके बाद हम लोग आगे की ओर प्रोसीड करेंगे। चलिए, ओके, चलो यहाँ पे थोड़ा सा हम देख लेते हैं सब सेल के विषय में। जैसे आपको पता था S, P, D और F, शायद थोड़ा बहुत अगर आप लोग को याद हो तो हमने आपको कभी बता रखा है कि इसमें जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, S में पता होगा 2 इलेक्ट्रॉन, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन और F में 14 इलेक्ट्रॉन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आते हैं। यहाँ पे शेप थोड़ा सा देख लो, क्योंकि वो शेप अभी यूज़ होगा, इसलिए मैं थोड़ा सा सोचा बता देता हूँ। ये आपको याद हो, ये स्फेरिकल होता है, ये आपका डम्बल शेप का होता है, डम्बल देखे हो ना, ये स्फेयर है, ये कैसा है, डम्बल शेप्ड है। और ये डी जो होता है, ये सबको याद होगा, डबल डम्बल होता है, मतलब एक डम्बल ऐसा है और दूसरा डम्बल आपका ऐसा है। और यहाँ अभी तक अनडिफाइंड है, हम इसको अनडिफाइंड लिखते हैं। क्यों अनडिफाइंड लिखते हैं, देखो एक्चुअल में इसका सेफ फिक्स नहीं होता, इसीलिए देखोगे बुक्स में आपको इसका लिखा रहता है कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये नहीं है कि वो नहीं है, वो है, बट क्या है कि वो अनडिफाइंड है, अभी तक उसके विषय में पता नहीं है। तो हमने आपको बताया कि F कैसा होता है, अनडिफाइंड या कॉम्प्लिकेटेड। तो अनडिफाइंड का मतलब ये अभी तक चूंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्टेबल नहीं रहता है, वो हमेशा मूव करते रहता है, तो शेप को डिफाइन नहीं किया जा सका है। तो चलो यहाँ पे मेनली आपको P का और S का आएगा यूज़। तो S कैसा है, स्फेरिकल, P कैसा है, डम्बल। P में भी आपको 3 पढ़ना था, जैसे PX, तो एक हम ले लेते हैं PX, एक ले लेते हैं हम PY और एक दिखा देते हैं हम PZ। तो एकदम क्लियरली दिखा देते हैं, क्योंकि एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। दिस इज X, दिस इज Y एंड दिस इज Z। X Y, X Y, फर्स्ट देखो X डायरेक्शन में है, दिस इज X,
ये वाई के डायरेक्शन में है, वाई, एंड दिस इज जेड डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे पे कैसा होगा, परपेंडिकुलर। ये क्लियरली समझिएगा इसको कि परपेंडिकुलर कहने का मतलब समझिएगा। जस्ट मिनट, आज बहुत गर्मी हो रखी है, तो ये परपेंडिकुलर कहने का मतलब समझिएगा। यहाँ देखिए, ये देखो, ये शायद ये 3 एक्सिस अब समझ में आए। अगर मान लें हम इसको एक्स एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस, और ये कैसा है, जेड एक्सिस। ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। वेक्टर में आप पढ़ते होंगे इस तरह से, वेक्टर में इस तरह से आप पढ़ते होंगे। ये कैसा होता है, ऑल 3 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, ठीक है। ये कैसा है, परपेंडिकुलर है एक दूसरे पे। तो ये ऐसा ही होता है। ये अगर मान लो पी एक्स है, ये पी वाई है, तो ये कैसा होगा, पी जेड। चलो अब यहाँ, अब हमें चेक करना है कि ओवरलैपिंग कितने तरह की होगी। तो ओवरलैपिंग 2 तरह का होता है, एक को कहते हैं एक्सियल और दूसरा होता है आपका लैटरल। एक्सियल को हेड टू हेड भी देखोगे, इंड टू इंड भी कहते हैं, और लैटरल को साइड वाइज भी कहते हैं। तो कैसे होता है एक एक करके हम डील करेंगे। अभी चिंता नहीं कीजिए, बस बने रहिए, वीडियो में बने रहिए हमारे साथ, हर चीज़ समझा देंगे। देखिए यही चीज़ है, जब कोई चीज़ आपको घर तक पहुंचा के मिलता है ना, तो लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं। हम देखते हैं अभी इस कंडीशन में जो ऑनलाइन पढ़ाई हो रही है, तो लोग पढ़ना नहीं चाहता है। और यही जब ऑफलाइन स्टार्ट हो जाएगा, अगर बाय द वे कहीं क्लासेस वगैरह आप जाओगे, यू हैव टू पे मच मनी, और उतना देने के बावजूद भी आपको शायद समझ में आए ना आए। यहाँ तो क्या है, ऑप्शन है आपके पास, कहीं चीज़ नहीं समझ में आए 2 बार देखेंगे, शायद क्लियर हो जाए, और क्लियर हो जाता है। हम लोग भी पढ़े हैं, कहीं भी अगर बाय द वे कोई चीज़ कोई रिपीट हो जाए तो बिल्कुल समझ में आता है। चलिए, हमने क्या कहा, ये जो ओवरलैपिंग है आपका, ये 2 तरह का है। एक हमने कहा एक्सियल ओवरलैपिंग है, और दूसरा कहा हमने लैटरल ओवरलैपिंग है। एक कहा हमने एक्सियल और दूसरा कहा हमने लैटरल। देखिए एक्सियल ओवरलैपिंग को ही देखिएगा, ये लिखा रहता है हेड टू हेड या इन टू इंड ओवरलैपिंग, इन टू इंड ओवरलैपिंग। लैटरल में देखिएगा ये लिखा रहता है साइड वाइज ओवरलैपिंग या साइड बाई साइड ओवरलैपिंग। यहां हमने कहा इन टू इंड ओवरलैपिंग। अब देखो, यहां जब भी एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म। ये क्या है, एक एक करके हम लोग सब देखेंगे। और लैटरल होगा तो वहां पे पाई बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो चलिए थोड़ा सा ध्यान दो, हमने क्या कहा, क्या देखो, ओवरलैपिंग कितने तरह का, 2, एक एक्सियल और दूसरा लैटरल। एक्सियल का मतलब समझो, जैसे मान लो ये पेन है, तो ये पेन का जो एक्सिस होगा वो यहाँ से, जैसे देखो एक्सिस कैसे डिफाइन करते हैं, जब किसी का लेंथ और ब्रेथ, जैसे इसमें क्या है, इसकी चौड़ाई कम है, लंबाई ज़्यादा है, तो जो मैक्सिमम लेंथ को कवर करता है, मैक्सिमम केस में एक्सिस उसी को डिफाइन करते हैं जो सेंटर उसके ग्रेविटी से पास करे और मैक्सिमम लेंथ को कवर करे। तो क्या है, मैक्सिमम लेंथ को कवर करेगा, यानी इसकी एक्सिस ये है और इसकी एक्सिस ये है। तो गौर से देखो कैसे ओवरलैप करेगा, एक्सियल में होगा कैसे, या इस तरह से, यानी इसको कहेंगे हेड टू हेड या इंड टू इंड, दिस इज कॉल्ड एक्सियल ओवरलैपिंग। लैटरल कैसे होगा, ये ऐसे है और ये ऐसे, यानी परपेंडिकुलर है एक दूसरे के, और तब ऐसे ओवरलैपिंग करा, ऐसे ऐसे ओवरलैपिंग किया, दिस इज कॉल्ड लैटरल। एकदम अच्छे से समझो, क्योंकि पूरा ऑर्गेनिक, पूरा फर्दर आप जितना भी कंसेप्ट डेवलप कीजिएगा ऐसे ही डेवलप कीजिएगा। सिग्मा बॉन्ड देखो कैसे डेवलप करता है, हेड टू हेड में, या दिस इज कॉल्ड एक्सियल। पाई बॉन्ड कैसे डेवलप किया, लैटरल या साइड वाइज, ठीक है। चलो अब हम इसको एक एक करके लेंगे कि एक्सियल कैसे बनता है और मेरा साइड वाइज कैसे बनता है। तो पहला हम लेते हैं इसमें एक्सियल ओवरलैपिंग, पहला हम लेते हैं एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको हमने कहा हेड टू हेड या इंड टू इंड, ढेर सारा नाम मिलेगा, इंड टू इंड ओवरलैपिंग। चलिए देखिए, इसमें 3 तरह का ओवरलैपिंग, जैसे आपके सिलेबस में जितना है उतना हम बताएंगे, थोड़ा थोड़ा सा और बताते चलेंगे। आपके सिलेबस में जो है वो है, पहला जो यहाँ पे आपको पढ़ना है वो पढ़ना है एसएस ओवरलैपिंग।
एसएस ओवरलैपिंग। देखो क्या होता है, पहले समझोगे। जैसे मान लो एक एस इधर से आया, एक एस इधर से आया, जैसे मान लो 1s है 2s है, कोई भी दो एटम का अलग अलग ऑर्बिटल है, ये मान लो 1s है, ये 1s है, यहाँ ओवरलैपिंग हो। एक बार हम पूरा लिख के आपको बताते हैं, बाद में शॉर्ट में बताते हैं। तो देखो, तो चूंकि ये गोल है तो सिमेट्रिकल है, बिल्कुल चारों तरफ से सेम है। तो एक गोला यहाँ है, एक गोला यहाँ, एक दूसरे से आया और इस तरह से ओवरलैप कर गया। देखो यहाँ पे चूंकि ना तो हेड डिफाइंड है ना तो टेल डिफाइंड है, मतलब जब भी ओवरलैपिंग होगा तो कैसा होगा, एक्सियल ही होगा। कैसा होगा, एक्सियल ही होगा। तो मतलब मान के चलो एक इस तरह से था, एक इस तरह से था। यहाँ देखो होता क्या है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे था, पहले हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐसे रहा होगा, लेकिन जब एक दूसरे से ओवरलैपिंग करने आएगा तो ओवरलैपिंग कभी भी याद रखना कि सेम स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन में नहीं होगा, क्योंकि एक दूसरे में रिपल्सन करेगा। तो क्या होता है कि अपना स्पिन क्या करता है, उलट लेता है। पेयरिंग करने से पहले अपना स्पिन क्या करता है, उलट लेता है। तो क्या होगा कि दूसरे का स्पिन जस्ट अपोजिट हो गया, ओवरलैपिंग हुआ, यहाँ पे क्या हो गया, पेयरिंग हो गया, यहाँ पे क्या बन गया, मेरा बॉन्ड। ये जो बीच में हमने डॉटेड लाइंस लिया है, दिस इज कॉल्ड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस। और ये जो आपका बना, दिस इज कॉल्ड सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, फिर से बोलो, ये कैसे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग में। हमने अभी कौन सा पढ़ा, एसएस ओवरलैपिंग। एस का शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। जब वो एक दूसरे से ओवरलैप किया तो कैसा ओवरलैपिंग हुआ, एक्सियल। और जब यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन, मतलब दो अपोजिट इलेक्ट्रॉन जो थे, जब पेयरिंग हुआ, पेयरिंग होने के कारण यहाँ जो मेरा बॉन्ड बना, एक बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, वो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के, गौर से देखना, सिमेट्रिकल होता है। मतलब आधा ऊपर है और आधा नीचे है, मतलब बिल्कुल सिमेट्रिकल, 50-50% में न्यूक्लियर एक्सिस पे रहता है। तो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सिमेट्रिकल कौन होता है, सिग्मा या पाई। पाई आगे बताएंगे कि वो नहीं होता है। सिग्मा कैसा होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में सिमेट्रिकल होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल देखो, जैसे मान लो H2 मॉलिक्यूल। तो H2 मॉलिक्यूल का हम अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो जो हाइड्रोजन एटम है, इसका एक एटम लोगे हाइड्रोजन, हमें पता है यहाँ क्या है, 1s1। तो मान लो ये एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम ये आया आपका, तो ये एक हाइड्रोजन एटम है, दूसरा हाइड्रोजन एटम इस तरह से आया। एक हाइड्रोजन एटम में कौन है, 1s1, यहाँ भी है 1s1। एक इलेक्ट्रॉन इसका है, दूसरा इलेक्ट्रॉन जब आएगा पेयरिंग करने के लिए तो क्या होगा, स्पिनिंग, इसका स्पिन अपोजिट हो गया। अब जब ये ओवरलैप करेगा तो गौर से देखो क्या इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में क्या हुआ, एकदम जस्ट उसको सिमेट्रिकली काटा। इंटर न्यूक्लियर एक्सिस के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को क्या किया है, सिमेट्रिकली डिवाइड किया। ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन, हमें क्या दिखाई दिया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच एक एक इलेक्ट्रॉन का क्या हुआ है, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, यानी टोटल शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना, दो इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड, एक, यानी यहाँ हमारा बना, दिस इज सिग्मा बॉन्ड एंड दिस इज H2 मॉलिक्यूल, H2 मॉलिक्यूल। समझ में आया सबको? चलो फिर से देखो यहाँ पे हमने क्या कहा, हाइड्रोजन एक एटम में एक इलेक्ट्रॉन है 1s, तो यहाँ से आया 1s1, यहाँ से भी आया 1s1, क्योंकि दो हाइड्रोजन एटम एक दूसरे को अप्रोच करेगा। जब अप्रोच करेगा ओवरलैपिंग होगी। ओवरलैपिंग कैसी हुई, एक्सियल। एक्सियल में भी कौन सा आया, SS। और तो यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन चूंकि पेयर्ड हुआ तो बॉन्ड कितना बनेगा, 1। ये बॉन्ड कौन सा बनेगा, सिग्मा, क्योंकि रूल कहता है कि एक्सियल ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है, सिग्मा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलिए, अगर किसी को कोई भी कंफ्यूजन हो बेटा तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ, कॉपी में बनाओ। बहुत लोग बोलते हैं कि सर PDF भेज दीजिए, अरे PDF मिलेगा बट कॉपी में बनाओ। कॉपी में जब तक बनाओगे नहीं कभी सीख नहीं पाओगे। और पढ़ाई एक ऐसी चीज़ है ना जिसमें समय देना पड़ता है, समय नहीं दोगे कभी कुछ नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया मेरा एक्सेल ओवरलैपिंग का पहला आया, कौन सा, SS ओवरलैपिंग। अब आते हैं हम दूसरा, SP ओवरलैपिंग। तो SP ओवरलैपिंग अब कैसे होगा, चलो यहाँ देखो, जैसे मान लेते हैं एक S है जैसे स्फेरिकल, मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एक P ऑर्बिटल इधर से है, इसका मान लो ये है P और ये है मेरा S, ठीक है। ओवरलैप करेगा, देखो यहाँ पे इसके एक्सिस इस तरह से जाके मर्ज किया, तो यहाँ मेरा S था, ये मेरा P आके मर्ज कर दिया, इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हो गया। यहाँ पे गौर से देखना,
फिर ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये जो मेरा इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा इसको दो बराबर हिस्से में काटेगा। ठीक, यहाँ हमने कहा ये एस था, ये पी था, ये जो बॉन्ड बना दिस इज सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड बना? सिग्मा बॉन्ड बना ये मेरा। ठीक है, चलो एग्जाम्पल से देखो। जैसे HF मॉलिक्यूल, HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अभी अभी आपने देखा था 1, 1s1। फ्लोरीन का देख लो, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 9, 1s2, 2s2, 2p5, p5 एकदम चेक कीजिए ढंग से। दिस इज px, दिस इज py, pz, 1 2 3 4 5, एक ये वाला अनपेयर्ड है कौन? pz। वही pz आया और हाइड्रोजन का कौन आया? 1s। यहाँ पर से आया 1s और इसका आया 2pz। दिस इज 2pz है, जो भी है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, इसको इधर ऐसे रखो तो इसको नीचे कर दो, क्योंकि जैसे ही एक दूसरे से पेयरिंग करने के लिए आएगा अपना स्पिन क्या करेगा? अपोजिट। अब जब पेयरिंग हो गया, ओवरलैपिंग हो गया, गौर से देखो यहाँ पे क्या हुआ। S था, ये P था, बॉन्ड बना, ये मेरा हाइड्रोजन है और ये मेरा फ्लोरीन है। फिर से देखो बॉन्डिंग कैसे हुआ। एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, ये मेरा हाइड्रोजन एटम है, और एक इलेक्ट्रॉन किसका? फ्लोरीन का। जब ये ओवरलैप किया तो यहाँ पे क्या बनेगा? फिर से एक इलेक्ट्रॉन इधर से, एक इलेक्ट्रॉन इधर से, टोटल इलेक्ट्रॉन कितना? 2। 2 इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड कितना बना? 1। और ये जो बॉन्ड बना चूंकि एक्सियल ओवरलैपिंग था, फिर कैसा बॉन्ड बना? सिग्मा। कैसा बना? सिग्मा। चलो फिर से देखो, हमने क्या कहा? sp ओवरलैपिंग, एक s ऑर्बिटल और एक कौन है? p ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग होगा चूंकि यहाँ पे देखो, चूंकि इसके एक्सिस से जाके ये टकराएगा, कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा। और ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होगा उसको, ये जो एक्सिस है, जो न्यूक्लियर एक्सिस है, उसको क्या करेगा? 2 बराबर हिस्से में बांटता है, यानी सिग्मा बॉन्ड इज सिमेट्रिकल टू इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। कर सकते हो? एग्जाम्पल से समझो। HF मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन में 1s का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन में जो मेरा अनपेयर्ड है वो 2p का कौन है? Z, एक इलेक्ट्रॉन। तो 2pz और 1s इस तरह से जब एक दूसरे से क्लोज आया, यानी ओवरलैपिंग हुआ। ओवरलैपिंग हुआ तो कितना? 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इसका 2 इलेक्ट्रॉन मिल करके कितना बॉन्ड बनाएगा? 1। और ओवरलैपिंग चूंकि एक्सियल था तो बॉन्ड कैसा बना? सिग्मा। सबको समझ में आया? क्लियर है सबको? चलिए अब तीसरा आते हैं इसी एक्सियल में, दैट इज PP ओवरलैपिंग। दैट इज PP ओवरलैपिंग। PP ओवरलैपिंग देखो ना, जैसे मान लो एक P इधर से आया और एक P इधर से आया, ओवरलैपिंग होगा। मान लेते हैं ये एक P था, ये एक दूसरा P, ये P था, ये P था, ओवरलैप किया। फिर जो यहाँ बॉन्ड बनेगा ये भी कौन सा होगा? सिग्मा। और यहाँ पे भी इस सिग्मा बॉन्ड बनने में भी ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होगा इसको क्या करेगा? 2 बराबर हिस्से में बांटेगा। यहाँ भी कैसा हुआ? सिमेट्रिकल। कहोगे कि सर इसका एग्जाम्पल बताइए, तो इसका भी एग्जाम्पल देख लो। F2 मॉलिक्यूल, कहोगे कैसे सर? यहाँ देखो, F में क्या था कि pz खाली था, मतलब ये अनपेयर्ड था, वैसे ही pz आप इधर से भी ले लो। मतलब हमने क्या किया, गौर से ध्यान देना। देखो बेटा, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन लगे तो बेटा 2 बार वीडियो देखो, वीडियो अपलोड हो जाने के बाद 2 बार देखना। गौर से देखो, ये भी मेरा फ्लोरीन एटम और ये भी मेरा फ्लोरीन एटम, दोनों का कौन है? pz में अनपेयर्ड है। यहाँ देखो, ये भी मेरा pz है, ये भी मेरा pz है। फिर कैसा ओवरलैपिंग होगा? एक्सियल, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन कैसा है? सेम। अब गौर से देखो, जब यहाँ पे एक्सियल ओवरलैपिंग होगा तो अब क्या होगा? यहाँ देखना, तो इसमें इतना फिगर है ना बेटा, क्योंकि फिगर इसको डायग्रामेटिकली के लिए ही हर जगह प्रेजेंटेशन होता है। तो ये भी मेरा P था, ये भी मेरा P था। ये कौन था? फ्लोरीन एटम, ये था फ्लोरीन एटम। कितना इलेक्ट्रॉन आया? दोनों से एक एक, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन से कितना बॉन्ड? 1 बॉन्ड। यानी यहाँ जो बॉन्ड बनेगा फिर ये बॉन्ड कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड। ये कैसा होगा? सिग्मा बॉन्ड। ये सबको समझ में आया? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? चलो
अगर किसी को लगे कि नहीं सर हम लिख के पढ़ेंगे, एकदम लिख के पढ़िए। हम तो कहते हैं, हर लोग को कहते हैं बेटा लिखो। जब हम आपको पढ़ाने के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप भी तो कुछ अपने तरफ से इफ़ोर्ट लगाओ, नहीं तो बेटा बेकार हो जाएगा। चलो, तो यही था आपका 3 किस्में एक्सियल ओवरलैपिंग में। बोलो कौन कौन? एसएस ओवरलैपिंग, एसपी ओवरलैपिंग और पीपी। लेकिन पीपी में 2 टाइप है, वहाँ आएगा आपका लैटरल भी। तो पहले पीपी में कौन था? गौर से देखो, पीपी में वो वाला होगा जो एक्सिस से एक्सिस टकराएगा। अगर बाद में ऐसे हो जाएगा तो ये कौन हो जाएगा? लैटरल। तो अब लैटरल हम बताएंगे। अभी तक हम क्या बताए थे? एक्सियल। एक्सियल में कौन कौन है? 3। कौन कौन? फिर से बोलो, एसएस, एसपी और पीपी। अब आते हैं पीपी का लैटरल ओवरलैपिंग। अब आते हैं पीपी का लैटरल ओवरलैपिंग। और देखो, किसी को अगर नोट्स बनाना हो एकदम, हम तो कहते हैं बेटा नोट्स बनाइए। हम लोग के ज़माने में बेटा हम लोग बड़े अच्छे से सजा सजा के नोट्स बनाते थे। अब तो खैर पढ़ने का लोग का टेंडेंसी ही ख़त्म हो गया है। आप लोग का समय पता नहीं बेटा, पबजी, हाँ, और वो सेल्फी। बेटा थोड़ा सा पढ़ लो, बहुत काम देगा, ठीक ना। कुछ ऐसा बनो ना जी कि दुनिया आपका सेल्फी लेना चाहे, आप खुद से अपना सेल्फी लेके क्या करोगे। चलो लिव इट। अब आते हैं दूसरा, लैटरल ओवरलैपिंग। लैटरल ओवरलैपिंग, तो लैटरल ओवरलैपिंग में एक ही आपको पढ़ना है, दैट इज पीपी ओवरलैपिंग। कहोगे सर वहाँ भी तो पीपी पढ़े, लेकिन यहाँ का पीपी देख लो। जैसे मान लो एक पी इस तरह से आया और दूसरा पी जस्ट उसके बगल में इस तरह से आ गया। ये भी पी मान लो कोई भी है, पी वाई है, मान लो ये भी पी वाई, मान लो कोई भी, और ये एक दूसरे के नज़दीक आ गए। एक मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस तरह से है और इसमें इलेक्ट्रॉन इस तरह से। यहाँ पे जैसे ही ओवरलैपिंग होगी, तो अब एक बात बताओ, ये जो ओवरलैपिंग हुई, ये ओवरलैपिंग कैसा हुआ? क्योंकि एक पी ऐसे है, एक पी ऐसे, यहाँ जो ओवरलैपिंग होगा ऑफकोर्स कैसा होगा? साइड बाय साइड। इसी को कहते हैं लैटरल या साइड वाइज। देखोगे ये टर्म आपको बुक में मिलेगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो यहाँ देखो, अब क्या होगा? देखो ये सब बनाना सीखो बेटा, नहीं तो आगे चल के ये सब बहुत काम देगा, नहीं तो बहुत दिक्कत होगा। इस तरह से बनाना सीखिए। देखो तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या किया? एक दूसरे में मर्ज कर गया। अब ध्यान देना, यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है वो यहाँ है। दिस इज इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। अब सुनना, हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो परसेंटेज है ऊपर में ज़्यादा हो, नीचे में कम हो। यानी जब यहाँ पे इस तरह का ओवरलैपिंग हुआ तो यहाँ बॉन्ड बनता है पाई। एकदम याद रखो, लैटरल में कौन सा बॉन्ड बना? पाई। और यहाँ पे जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को जो डिवाइड करता है वो सिमेट्रिकल नहीं होता, वो अनसिमेट्रिकल हो जाता है। कैसे हो सकता है? ऊपर में इलेक्ट्रॉन क्लाउड 60% हो, यहाँ 40% हो। कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि 90% और 10%। कभी कभी ऐसा देखा गया कि कंप्लीट पोलराइज कर गया एक ही तरफ, मतलब सिमेट्रिकल नहीं मिलता है, वो 50-50 नहीं होता है, वो कहीं ज़्यादा है कहीं कम है। कब? पाई बॉन्ड में इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कैसा होता है? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड पाई बॉन्ड कैसा होता है? अनसिमेट्रिकल। जबकि सिग्मा बॉन्ड कैसा था? इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड वो था सिमेट्रिकल। कौन? सिग्मा। पाई इसके अराउंड सिमेट्रिकल नहीं होता। चलो अब हम इसका एग्जाम्पल लेते हैं। ये सबको क्लियर हुआ? तो जब लाइव वीडियो ख़त्म हो जाए बेटा, दूसरी बार आओ वीडियो पे, मेरा अगर सुझाव मानोगे तो, और इसको आप खुद से बनाओ, खुद से बनाओ। जैसे मैंने अब पूरा बोर्ड खाली कर दिया, आपको लगे तो वीडियो पॉज कर दो सेकेंड टाइम में और बनाओ एकदम अच्छे से, क्योंकि जब दूसरी बार देखो तो ईच एंड एवरीथिंग बेटा समझ में आ जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। क्योंकि देखो बेटा, क्लास का जो टाइमिंग आपका हम लेते हैं, चाहे कोई भी एक टीचर आपको पढ़ाएंगे, उसका आधा ही टाइम लगता है। तो जब दूसरा बार करोगे तो पूरी तरह से क्लियर भी हो जाएगा, नहीं आपका सेल्फ स्टडी का भी टाइम आ गया और पूरी तरह से नोट्स भी बन गया। अगर मेरा अगर तरीका अपनाओगे तो आगे आपकी इच्छा। क्योंकि देखो आपका जो लाइफ है उसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, हम आपको बस तरीका बता सकते हैं कि बेटा ये रास्ता है, इससे चलोगे तो कुछ अच्छा होगा आपके लिए। चलना तो आप ही को है ना,
हम तो चलेंगे नहीं, हम तो बस रास्ता दिखा सकते हैं। कुछ लोग चलते हुए कहते हैं ना, चेला चीनी बन गया, बट कुछ लोग ही बनते हैं, सब लोग नहीं बनते हैं बेटा, ये भी याद रखना। और गुरु जहाँ हैं वो गुरु ही रहेंगे बेटा, ठीक है, वो वहीं रहेंगे, वो हमेशा पढ़ाते ही रहेंगे। लेकिन बेटा आप लोग को बहुत दूर जाना है, लेकिन दूर कब जाइएगा, पढ़िएगा तब ना। हाँ, अब नहीं पढ़िएगा, पता नहीं क्या क्या करते हैं, भगवान जाने आप लोग। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। O2 मॉलिक्यूल, तो हम जिस तरह से इसको एलिब्रेट कर रहे हैं, इस तरह से आपको बुक्स में एलिब्रेशन नहीं मिलेगा। वहाँ थोड़ा सा कम्पैक्ट वे में कहीं लिखा हुआ है, कहीं नहीं लिखा हुआ। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 8 है, तो कितना बचा 4। P को आपको पता है, P में 3 ऑर्बिटल होता है, कौन कौन, px py pz। तो इसीलिए हमने इसको बनाया था, इसीलिए हमने आपको शुरू में पढ़ाते वक्त सबसे हमने इसको बनाया था, px py और pz, क्योंकि सबसे ज़्यादा डिटेल्स में आपको यही देखना है। कितना इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 और 4। गौर से देखो तो ये दोनों कैसा है, अनपेयर्ड, तो यही दोनों भाग लेगा बॉन्ड में। देखना यहाँ पे सब लोग, दिस इज pz एंड दिस इज py। तो जनरली सब एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होता है, लेकिन याद रखना बुक्स में जब भी प्रेजेंटेशन देखोगे तो इस तरह से pz को दिखाया गया और इस तरह से py को दिखाया गया। और ये तभी आपको ये सब चीज़ क्लियर होगा जब आप खुद से पढ़ोगे, खुद से पढ़ोगे और खुद से बनाओगे। तो देखो होता क्या है ना, वो हैंड आई कोऑर्डिनेशन और उसके साथ साथ ब्रेन भी आपका काम करेगा। तो आप लिख रहे हो, ब्रेन आपका सोच रहा है, तो सब कुछ आई से आप देख रहे हो, तो होता क्या, क्लियर हो जाता है। ये एक ऑक्सीजन एटम आया, क्या दिखाई दिया, py में 1 इलेक्ट्रॉन, py में 1 इलेक्ट्रॉन, pz में 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक। अब दूसरा एटम इसके नज़दीक आया, दूसरा ऑक्सीजन एटम आया, हमें पता है यहाँ भी ये कौन होगा, py, ये कौन होगा, pz। यहाँ भी 1 इलेक्ट्रॉन, अब इसका स्पिन अपोजिट कर दे रहे हैं, क्लियर है। अब यहाँ पे ओवरलैपिंग होगा, जैसे ही ओवरलैपिंग होगा ये एक दूसरे के नज़दीक जाएगा। अब तुम ये लोग बताओ, यहाँ सब लोग ध्यान देना, यहाँ देखना, यहाँ पे क्या हुआ, pz कैसा ओवरलैपिंग, देख के बताओ। एक्सियल कैसा है, हेड टू हेड, कैसे कौन सर से सर टकराया, यानी हेड टू हेड। ये ओवरलैपिंग बताओ, ये कैसा हुआ, लैटरल यानी साइड वाइज, साइड वाइज। यहाँ पे फिर से बोलो, ये pz कैसा हुआ, ये हुआ हेड टू हेड यानी एक्सियल। ये py कैसा हुआ, ये साफ दिख रहा है मेरा, py लैटरल। अब जब ओवरलैपिंग हो गया, गौर से देखना है यहाँ, ये सब बनाना सीखो बेटा। यहाँ देखो, इसका 1 इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन के साथ ओवरलैप करेगा, ऐसे हम ऐसे दिखा रहे, देखो बुक्स में इस तरह से बना रहे थे, और यहाँ एक ओवरलैप किया। अब आप ही लोग बताओ ये कौन है, कौन कौन है, एकदम ध्यान दो। ये था मेरा py, ये था मेरा py, ये है मेरा pz, ये है मेरा pz। यहाँ देखो pz जो ओवरलैप किया, तो ये कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, एक्सियल ओवरलैपिंग हुआ। py जो ओवरलैप किया, ये कैसा हुआ, लैटरल, तो लैटरल में कौन बना, पाई बॉन्ड। ये भी मेरा एक ऑक्सीजन एटम था, और ये भी, थोड़ा इसको मैं बड़ा बना दूँ, ये एक ऑक्सीजन एटम था, ये एक ऑक्सीजन एटम था, हुआ। गौर से देखो, यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बना, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन से 1 बॉन्ड बना। इस डबल बॉन्ड में, इस O2 के डबल बॉन्ड में एक सिग्मा हुआ और एक क्या हुआ, पाई। ये सबको क्लियर हुआ, ये सबको क्लियर हुआ। ध्यान दो यहाँ पे थोड़ा सा, ये क्लियर हुआ सबको। चलो फिर से देखो बेटा एक बार, ऑक्सीजन ये इस तरह से ऑर्बिटल प्रेजेंटेशन किसी बुक्स में नहीं मिलता है, डायरेक्ट फिगर बना रहता है। तो ढंग से देखो, यहाँ जो वैलेंस सेल था, यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन और यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन। P में कितना इलेक्ट्रॉन है, इस 6 का 4 इलेक्ट्रॉन, उस 4 में सभी अनपेयर्ड कितना है, 2, कौन कौन, py और pz। तो एक py में एक pz में, ठीक है।
ये एक ऑक्सीजन एटम आया, दूसरा ऑक्सीजन एटम बगल में आया तो क्या हुआ, उसका भी एक ये वाला Py और ये वाला Pz जब ओवरलैप करेगा तो फिर से देखो यहाँ Pz ओवरलैप किया, एक्सियल क्या बना सिग्मा, Py ओवरलैप किया, लैटरल क्या बना पाई, यानी यहाँ जो डबल बॉन्ड हुआ उसमें क्या है, एक सिग्मा एक पाई। सबको क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर है बेटा तो वीडियो को जब एक बार फिनिश हो जाए, ये लाइव सेशंस ख़त्म हो जाए, तो काइंडली सबसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको एक बार अच्छे से देखो, इसको एक बार अच्छे से देखो। चलो आगे बढ़ें। अब आते हैं एक और एग्जाम्पल पे, एक और ट्विस्टेड एग्जाम्पल है। तो किन्हीं को अगर फिगर बनाना होगा इसका, और मस्ट बनाओ फिगर, पेन एंड पेपर पे मस्ट ड्रॉ करो, क्योंकि फिगर अगर ड्रॉ नहीं करोगे बेटा तो नहीं समझ पाओगे। यही तो है केमिस्ट्री का, कहते हैं रूट। जड़ मजबूत होगा तो अपने आप कुछ ना कुछ अच्छा होगा, कितना भी ड्रास्टिक कंडीशन होगा ना तो कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर करोगे। चलो ओके, सो नेक्स्ट इसी का एक और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं N2 मॉलिक्यूल। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड आएगा। बोलो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना, 7, 1s2 2s2 4 आ गया 3, 2p3। अब बताओ 2p में कितना घर होता है, 3। कौन कौन सा, px py और pz। तो घर कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन का घर। इलेक्ट्रॉन का घर को क्या कहते हैं, एटॉमिक और बाइटल। एकदम ऐसे ही याद रखो, इलेक्ट्रॉन के घर को क्या कहते हैं, एटॉमिक और बाइटल। यानी इलेक्ट्रॉन का जहां पाए जाने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होता है उसको एटॉमिक और बाइटल कहते हैं। कितना इलेक्ट्रॉन है, 3, 1 2 और 3। चलो यहाँ पे हम डायरेक्ट आपको दिखा रहे हैं। यहाँ देखना, एक नाइट्रोजन एटम को हम ले रहे हैं, ठीक, ये है इसका, जैसे हमने उसका प्रेजेंटेशन दिखाया था, थोड़ा बड़ा बन गया, थोड़ा पतला पतला बनाता हूँ, क्योंकि देखो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल बनाना है। चलो ध्यान देना सब लोग। दिस इज py, दिस इज px एंड दिस इज pz। इसी तरह से प्रेजेंटेशन रहता है। ये है मेरा एक नाइट्रोजन एटम, ठीक। अब दूसरा नाइट्रोजन एटम लाओ, ठीक इसके बगल में। हम डायरेक्ट ओवरलैपिंग दिखा रहे हैं, ध्यान दो सब लोग। दूसरा नाइट्रोजन एटम लाए और थोड़ा नज़दीक ले आओ। ये pz से pz ओवरलैप किया, यहाँ py है और यहाँ मेरा ये px है। ये मेरा pz है, ये मेरा py है और ये मेरा px है। चलो ध्यान देना, यहाँ देखो pz में एक एक इलेक्ट्रॉन था तो 2 इलेक्ट्रॉन। वैसे px में, ये है मेरा px, ये है मेरा px में ये इलेक्ट्रॉन ओवरलैप किया तो एक पाई मेरा यहाँ बनता हुआ नज़र आया, ठीक है। और एक और py में भी, कोर्स देखो py में भी एक इलेक्ट्रॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, तो एक मेरा पाई बॉन्ड इधर भी बनता हुआ नज़र आया। सबको क्लियर है? एक नाइट्रोजन एटम इधर है, दूसरा नाइट्रोजन एटम मेरा इधर है। यानी क्या हुआ, गौर से देखो, इस नाइट्रोजन एटम और इस नाइट्रोजन एटम को गौर से देखो, कितना इलेक्ट्रॉन, हर में 3 इलेक्ट्रॉन। गौर से देखो, एक px में, एक py में, एक pz में। यहाँ मेरा px था, ये मेरा py था और ये मेरा pz है। तो 3 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से आया, तो 3 और 3 कितना हुआ, 6। हमने क्या सिखाया है, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड, तो 6 इलेक्ट्रॉन से ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड देखो कौन कौन सा है, pz वाला गौर से बताओ, ये कौन सा हुआ, ये हेड टू हेड टकराया। ये कैसा टकराया, हेड टू हेड। तो हेड टू हेड टकराया तो क्या हुआ, एक सिग्मा। अब गौर से देखो py, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, py इस तरह से आ रहा है, कैसा बना, पाई। और px इस पर भी परपेंडिकुलर होगा ऐसे, ये भी एक दूसरे के इस तरह से क्लोज आ रहा होगा। ध्यान दो ढंग से, px भी एक दूसरे के इस तरह से क्लोज आ रहा होगा, इस तरह से। तो इस तरह से क्लोज आएगा तो ये भी क्या बनेगा, पाई, यानी 1 सिग्मा 2 पाई। फिर से समझो, यहाँ देखो, एक पेन और है, वहाँ देखिए तो, वहाँ उस डब्बे में, पीछे वाले डब्बे में।
यस, कोई भी ग्रीन कलर वाला दे दीजिए, ग्रीन कलर वाला, और एक ब्लैक भी दे दीजिए। चलिए ओके, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखो, मान लो आपका ये वाला जो है दिस इज PZ, तो एक PZ आया, कैसा बना, कैसा हुआ, सिग्मा बॉन्ड। अब मान लो ये है मेरा PX, तो PX दूसरे के नज़दीक आया, कैसा होगा, लेटरल, कैसा होगा, लेटरल, यानी पाई। ये है मेरा PY, तो PY से PY भी टकराएगा तो कैसा होगा, लेटरल। देखना, ये PZ से PZ, ये वाला PZ से PZ क्या बना, सिग्मा, ठीक। अब आओ PY से PY, ये PY से PY नज़दीक जाएगा, क्या बनेगा, लैटरल, तो लैटरल में पाई। अब आओ ये PX वाला, PX से PX फिर कैसा होगा, लैटरल, लैटरल होगा तो फिर क्या बनेगा, पाई। यानी यहाँ पे क्या हुआ, एक सिग्मा और दो पाई। तो हमेशा दिमाग में एक चीज़ बैठा लो कि सिग्मा और पाई जब भी होता है, सिग्मा और पाई जब भी होता है, तो याद रखना पाई अकेले नहीं होता, एक एक्सेप्शन को छोड़ करके हमेशा सिंगल बॉन्ड सिग्मा होता है, और जब मल्टीपल बॉन्ड आता है तो वहाँ एक ही सिग्मा होता है, बाकी सब क्या होता है, पाई। तो शायद आपको ये चीज़ क्लियर हो गया, सिग्मा और पाई बॉन्ड। थोड़ा सा हम आपको इसका हम डिफरेंस एक जगह कर देते हैं ताकि ये बिल्कुल क्लियर हो जाए, ताकि ये बिल्कुल आपको क्लियर हो जाए। एकदम बने रहिए, एकदम बने रहिए। सब लोग को कहता हूँ बेटा, पढ़ोगे नहीं तो कुछ भी क्लियर होगा नहीं, ठीक है। चलो यहाँ ध्यान देना, हमने क्या कहा, अब इसके बीच का डिफरेंस हम आपको बता देते हैं ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है मेरा पाई बॉन्ड, दूसरा है मेरा पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, देखो इसमें क्या हुआ था, ये बना था आपका एक्सियल ओवरलैपिंग से और ये बना था आपका लैटरल ओवरलैपिंग से, ठीक है। ये कहता है कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ये अकेले रह सकता है इंडिपेंडेंटली, इंडिपेंडेंट ये एग्जिस्ट कर सकता है। ये कैन नॉट एग्जिस्ट या कहो एग्जिस्ट विथ सिग्मा बॉन्ड। ये है जो एग्जिस्ट विथ सिग्मा बॉन्ड, ये अकेले नहीं रहता, ये हमेशा किसके साथ रहता है, एक एक्सेप्शन है उसको छोड़ करके, वो हम आपको MOT में बताएंगे, ठीक है। तो ये हमेशा किसके साथ रहता है, सिग्मा बॉन्ड के साथ, जबकि ये अकेले रह सकता है। नेक्स्ट कहता है जो हमने आपको बताया था कि अब स्ट्रेंथ की बात होती है तो ये याद रखना, स्ट्रॉन्गर मतलब रिलेटिव स्ट्रॉन्ग है, ये सिग्मा जो है पाई से ज़्यादा मजबूत होता है, तो स्ट्रॉन्गर देन पाई बॉन्ड, और ये जो है वो वीकर देन सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड से कमज़ोर होता है जबकि ये पाई बॉन्ड से स्ट्रॉन्ग होता है। अब हमने एक चीज़ सबसे अच्छा आपको बताया था कि जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के कौन सिमेट्रिकल और कौन अनसिमेट्रिकल, तो याद रखना हमने आपको बताया था दिस इज सिमेट्रिकल, कौन, सिग्मा बॉन्ड, दिस इज सिमेट्रिकल टू, सिमेट्रिकल अराउंड कर दो, सिमेट्रिकल अराउंड इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, दिस इज अनसिमेट्रिकल टू इंटर न्यूक्लियर एक्सिस, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो अभी तक हम लोगों ने डील ही नहीं किया है कि रोटेशन इसके अराउंड अलाउड है, ये क्या है अभी जस्ट बताऊंगा। रोटेशन अलाउड अराउंड सिग्मा बॉन्ड, अराउंड सिग्मा बॉन्ड, और इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है। ऑर्गेनिक का बहुत बड़ा कंसेप्ट यहाँ पे आता है, रोटेशन नॉट अलाउड अराउंड पाई बॉन्ड। ये मैं आपको समझाता हूँ। चलो एक काम करो, जिनको भी इसको लिखना है एक काम करो, अगर बाय द वे मैं जैसे हट गया हूँ, पूरा बोर्ड दिख रहा होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। और दूसरी बार भी अगर लगे तो इसको रोक करके और पूरा का पूरा लिखो। चलो मैं एक बार अब समझा देता हूँ। ये कैसे बना था, एक्सियल, एक्सिस से एक्सिस टकराया था। पाई बॉन्ड कैसे बना था, लेटरल। ये अकेले नहीं रह सकता है, हमेशा सिग्मा के साथ आएगा, ये अकेले रह सकता है। सिग्मा पाई से ज़्यादा स्ट्रांग होता है जबकि ये क्या होता है, सिग्मा से थोड़ा सा कमज़ोर है। ऐसा नहीं कि बहुत कमज़ोर है,
ठीक है, सिग्मा से कमज़ोर है। यही कारण है कि ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे इसमें पार्शियल पोलराइजेशन होता है। अब यहाँ पे इसमें कंप्लीट पोलराइजेशन होगा, यहाँ पार्शियल होगा, बाद की बात। अभी हमने बताया था इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के अराउंड ये बिल्कुल बराबर हिस्से में बटा हुआ था, यानी कैसा था, सिमेट्रिकल। ये बराबर हिस्से में नहीं बटा था तो अनसिमेट्रिकल। ये लास्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट, रोटेशन इसमें अलाउड है और इसमें रोटेशन अलाउड नहीं है। ये रोटेशन क्या है समझते हैं। लास्ट पॉइंट को मैं रहने देता हूँ, एकदम ढंग से समझेंगे कि रोटेशन कैसे होता है। बेटा याद दो, हमने कहा भी आपको, जैसे देखो कार्बन कार्बन अगर सिंगल बॉन्ड है तो सिंगल बॉन्ड है तो कौन है यहाँ पे, एक सिग्मा बॉन्ड है। जैसे कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड ले लो तो अभी अभी आपने सीखा था एक सिग्मा और एक पाई। कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड ले लो तो यहाँ भी क्या है, एक सिग्मा और दो पाई। हमेशा कहा था हमने कि एक पाई, एक सिग्मा होता है, बाकी सब पाई होता है। यहाँ देखो सिग्मा बॉन्ड कैसे बना था, कैसे बना था, हेड टू हेड ओवरलैपिंग से, इस तरह से ओवरलैपिंग हुआ था। तो मान लो एक काम करो, धागा यहाँ बांध दो, धागा यहाँ बांध दो, और धागा को बांधने के बाद, थ्रेड से बांधने के बाद इसको आप स्ट्रेच, मान लो कि यहाँ वो धागा बंध के और इसको बॉन्ड बनाए हुए, और आप इसको रोटेट करो, इसको भी रोटेट करो अपोजिट डायरेक्शन में, इसको क्लॉकवाइज तो इसको एंटी क्लॉकवाइज। देखो क्या होगा, वो जो आपका थ्रेड है उसमें ट्विस्ट आएगा, मतलब वो रोटेट ट्विस्ट होगा, लेकिन रोटेशन हो सकता है। ये घूम रहा है, ये वाला एटम इधर क्लॉकवाइज और ये वाला एटम एंटी क्लॉकवाइज, फिर भी वो बॉन्ड टूट नहीं रहा है। ये थ्रेड में क्या हुआ, ट्विस्ट आया। यानी यहाँ पे गौर से देखो, इस कार्बन को हम क्लॉकवाइज और इस कार्बन को एंटी क्लॉकवाइज हम घुमा सकते हैं। यानी यहाँ पे क्या हुआ, रोटेशन अलाउड है। कहाँ पे, अराउंड सिग्मा बॉन्ड। पाई बॉन्ड में कहे कि नहीं अलाउड है। क्यों नहीं अलाउड है, यहाँ देखो सिग्मा तो था, इसके साथ साथ क्या था, पाई भी था। पाई में क्या हुआ था, गौर से देखो, यहाँ तो हम जो एक धागा से बांधे हैं, यहाँ भी दो जगह धागे से बांध दिए। ध्यान देना सब लोग, यहाँ दो जगह धागे से बांध दिए। तो अब क्या होगा, जब भी रोटेट करेगा तो ये दोनों एक साथ रोटेट करेगा। अगर हम एक को रोटेट करने जाएं, एक को रोटेट करने जाएं तो यहाँ देखो तो क्या होगा, यहाँ जो धागा बंधा वो टूट जाएगा। तो याद रखना, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे आइसोमेरिज्म में जो सिस ट्रांस कन्वर्सन होता है, वहाँ जब तक पाई बॉन्ड नहीं टूटेगा वो कन्वर्जन नहीं होगा। तो रोटेशन तब तक नहीं होगा जब तक ये पाई बॉन्ड है, इसको इंटैक्ट करके रखे हुए। यानी पाई बॉन्ड अगर है तो यहाँ रोटेशन मेरा रिस्ट्रिक्टेड है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, यानी रोटेशन नॉट अलाउड। शायद समझ में आ गया, क्लियर हो गया सबको, शायद क्लियर हो गया। चलिए, अच्छा खासा हम लोगों ने समय लिया है इसे समझने में। तो इसे समझने में जब हम लोगों ने टाइम लिया है तो अब एक काम करते हैं कि इसे थोड़ा सा दो चार क्वेश्चन देख लेते हैं, क्योंकि बिना क्वेश्चन के बेटा कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होता। कहते हैं ना, खाने के बाद थोड़ा सा मीठा चाहिए, तो पढ़ने के बाद कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, तब तो लगेगा ना कि हाँ हमने कुछ सीखा है। चलिए, ओके। कहता है नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड आपको पहचानना है। नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, ठीक है। हम आपको पहला दे रहे हैं CO2 मॉलिक्यूल। तो आप लेविस डॉट स्ट्रक्चर तो सीख चुके हो, और हमने आपको कहा था आपके स्टैंडर्ड में जितना है उतना तो हमने बहुत कुछ उसमें सिखाया था, उतना की ज़रूरत नहीं है। आप इसका नॉर्मल स्ट्रक्चर बनाओ। तो ये मेरा CO2 है, ठीक है। कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4, 2 इधर 2 इधर। हमने आपको क्या सिखाया, 2 में 1 सिग्मा 1 पाई, यहाँ भी 1 सिग्मा 1 पाई, यानी टोटल कितना हो गया, 2 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है सबको। चलो नेक्स्ट, C2H6। तो C2H6 गौर से देखो, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4। पहले हम दिखाते हैं, क्योंकि 6 हाइड्रोजन था तो 3 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, यानी कि सारा का सारा कैसा हो गया, सिंगल बॉन्ड, यानी सिग्मा बॉन्ड। यानी 4 और 3 7 सिग्मा है, कोई पाई नहीं है। एकदम बिल्कुल ढंग से क्लियर हो जाएगा। C2H4 गौर से देखो, 2 कार्बन है, पहले बैठा दो। हाइड्रोजन है कितना, 4, तो 2 इधर रख दो, 2 इधर रख दो। बोलो कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है, 4। 2 ही बॉन्ड दिखाई दे रहा है, यानी बीच में कौन होगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा 1 पाई, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा, यानी कितना हो गया, 5 सिग्मा हो गया और 1 पाई। क्लियर है सबको। चलो अब हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं, चाहे एक और बता देता हूँ। C2H2, देखो इस तरह में कैसे सोचोगे, दोनों कार्बन को रख दो, हाइड्रोजन है कितना, 2, तो एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ बांट दो।
हाइड्रोजन बॉन्ड कितना, कार्बन बॉन्ड कितना बनाता है 4, एक बॉन्ड दिखाई दिया यानी बीच में कितना होगा 3। अभी अभी सीखा था ट्रिपल बॉन्ड में क्या था 1 सिग्मा 2 पाई, और ये सिंगल बॉन्ड में सिग्मा, यानी कितना सिग्मा हो गया 3 सिग्मा और 2 पाई। क्लियर है सबको? चलो अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन है C2CN का होल 4। ठीक है, मैं 10 सेकेंड का आपको टाइम दे रहा हूँ, सब लोग कमेंट बॉक्स में मेंशन करो इसमें कितना सिग्मा कितना पाई। C2CN का होल 4, C2CN का होल 4, जल्दी 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 करो, जल्दी करो। एक दो क्वेश्चन और है, C2CN का होल 4। जिसको ज़रूरत होगा वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इतना अपना लिखना होगा, लिख लीजिएगा। चलिए हम आपको बताते हैं, चलिए बहुतों लोगों ने अच्छे से देखो, हम जानबूझ करके कमेंट सेक्शन है सामने डिस्प्लेड, बट हम आपको नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैं देखूंगा पता चलेगा डिस्टर्बेंस हो गया। क्लास जो 1 घंटे में हम जितना चीज़ फिनिश कर सकते हो पता चलेगा 2 घंटे में फिनिश नहीं हो पाया। इसलिए चलिए हम आपको बताते हैं। गौर से देखो कितना कार्बन है 2, ठीक है। साइनाइड कितना है 4, तो 2 साइनाइड यहाँ रख दो और 2 साइनाइड इधर रख दो। कार्बन कितना बॉन्ड बना लिया, इधर 2 इधर भी 2, यानी कि इसकी वैलेंसी 4 पूरी करनी है, तो यानी बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ट्रिपल बॉन्ड में यहाँ 2 पाई 1 सिग्मा, यहाँ 2 पाई 1 सिग्मा, यहाँ 1 पाई 1 सिग्मा, यहाँ 2 पाई 1 सिग्मा, यहाँ 2 पाई 1 सिग्मा, ये सिग्मा ये सिग्मा ये सिग्मा 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 चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 सिग्मा। पाई चेक करो 2 4 6 8 और 1 9 9 सिग्मा 9 पाई। ये पूछा हुआ आपका क्वेश्चन है। चलिए एक और हम लेते हैं बेंजीन C6H6। हम ही आपको बता देते हैं, देखो यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है, बनाना पहले सीखो बेंजीन को। 6 कार्बन है और हर जगह एक एक हाइड्रोजन है, पहले बैठा दो। देखो तो कार्बन का कितना बॉन्ड पूरा हुआ 3, हर जगह चेक करो 3, तो यहाँ डबल बॉन्ड रखोगे तो इसका और इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस पे आ जाओ, यहाँ डबल बॉन्ड रख दो तो इसका और इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। अब इस पे आ जाओ, यहाँ डबल बॉन्ड रख दो, इसका और इसका 4 बॉन्ड पूरा हो गया। देखो तो कितना हो गया 1 2 3, 3 पाई सिग्मा चेक करो 1 2 3 4 5 6, 6 तो इसके अंदर है और 6 बाहर है, यानी कितना हो गया 12 सिग्मा 3 पाई। ठीक है, एक और मैं बता रहा हूँ IIT 1996 का क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड CaC2। इसमें पूछा था, ये आपका IIT का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा, उसके बाद तो मल्टीपल टाइम पूछा, आपके नेट में भी पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन था कि आपसे ये क्वेश्चन पूछा था कि इसमें कितना सिग्मा है और कितना पाई है। देखो समझना, कैल्शियम के बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है 2, और जब C2 को देखोगे गौर से यहाँ देखना, तो ये ट्रिपल बॉन्ड इस तरह से बनाया रहता है। तो कार्बन को गौर से देखो, कार्बन जब ट्रिपल बॉन्ड बनाया रहेगा तो इसका बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन था, मतलब 4 बॉन्ड बनाने के लिए जाता है, 4 इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 3 ही गया बॉन्ड में, इधर से 3 इधर से 3, तो इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम क्या है मेटल में कौन सी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कंप्लीट दे देगा, देखना यहाँ पे इस स्ट्रक्चर को 2 बार देखना बेटा, हम 2 बार समझाएंगे। ये जब इलेक्ट्रॉन दोनों दे दिया, इस पे 2 प्लस, ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो C पे माइनस आ गया। यहाँ देखो इसके बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन 4 में 3 इसके साथ शेयर किया 7, 1 ले लिया, कितना हुआ 8 लिया, तो यहाँ कैसा 4 माइनस, यानी अब इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया, इसका भी ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ जो बॉन्ड बना दिस इज आयनिक बॉन्ड, दिस इज आयनिक बॉन्ड। ये जो ट्रिपल बॉन्ड है दिस इज कोवैलेंट बॉन्ड। और अभी जो आपने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी पढ़ा था, सिग्मा और पाई का कंसेप्ट, वो कहाँ पढ़ते हैं कोवैलेंट में, और ट्रिपल में आपने पढ़ा 1 सिग्मा 2 पाई। क्या पढ़ा है आपने 1 सिग्मा 2 पाई। चलो एक बार इसको फिर से समझो बेटा, क्योंकि इस क्वेश्चन को हमने देखा है मल्टीपल्स टाइम पूछा है। कोई बात नहीं, इसके ढक्कन गिर गए। यहाँ पे देखो
कैल्शियम ग्रुप 2 का बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन, 2। कार्बन है बाहर में इलेक्ट्रॉन 4। जब ये 3 इलेक्ट्रॉन 3 का शेयरिंग कर लिया तो इसके पास एक बचा, यहाँ भी एक बचा। तो कैल्शियम क्या किया, दोनों इलेक्ट्रॉन दिया, एक उसको एक इसको, तो यहाँ माइनस, ये 2 दे दिया, तो इसके ऊपर कितना चार्ज है, 2 प्लस माइनस में इंटरेक्शन होगा तो कैसा होगा, आयनिक इंटरेक्शन, यानी ये कौन सा बॉन्ड बना, आयनिक बॉन्ड। और ये कौन सा हुआ, कोवैलेंट। कोवैलेंट ट्रिपल है, यानी 1 सिग्मा 2 पाई। सबको समझ में आया, आयनिक में कोई सिग्मा कोई पाई नहीं होता है। ये जो वीवीटी दिया गया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, किसके लिए, फॉर दी कोवैलेंट बॉन्ड, नॉट फॉर दी आयनिक। क्लियर है। आयनिक क्या है, एक तरह का वो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, क्लियर है, जो पॉजिटिव निगेटिव के बीच होता है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे हम लोग आएंगे हाइब्रिडाइजेशन पे। और सब लोग, फिर से मैं कह दे रहा हूँ, टेलीग्राम चैनल को मैं लिख देता हूँ, सब लोग इसको फॉलो करो। टेलीग्राम, फिर वही चैनल है केमिस्ट्री बाय डॉक्टर ए.के. सिंह, क्योंकि इस पर हम हर अपडेट डालते हैं, केमिस्ट्री बाय डॉक्टर ए.के. सिंह। इस पर आपको नोट्स वगैरह भी हम दे देते हैं। तो काइंडली सबसे एक रिक्वेस्ट है, इससे कम से कम जाके सब्सक्राइब तो करो यूट्यूब चैनल को। तो सब्सक्राइब आप करेंगे ही, क्योंकि अच्छा पढ़ना है बेटा तो आओगे ही, इतना मेरा अपना मानना है। और दूसरा चीज़, इस पर आओगे तो आपको शायद हर चीज़ का नोट्स मिल जाए, बहुत सारा हम बुक्स भी अपलोड अब धीरे धीरे करेंगे। तो काइंडली जुड़िए और अच्छे से पढ़िए बेटा, टाइम का फ़ायदा उठाओ। देखो इंटरनेट सब लोग यूज़ करता है, मिसयूज़ मत करो, यूज़ करो। ओके, तो लगे रहिए हमारे साथ। ओके, थैंक यू।